हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पर जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर जो हमारी डेडलाइन चल रही है अब। ठीक है। इस डेडलाइन में हम आपको सारे जितने भी कोशिश हमारी बरकरार रहेगी, आपके जो मॉक्स रहेंगे मॉक्स में, और जो हमारी वीडियोस रहेंगी वीडियोस में भी एमसीक्यूज जो है आपको धड़ाधड़ करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जनरल साइंस का जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर, उसकी डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये आपने सब पढ़ा हुआ है। ये मैंने ही पढ़ाया था आपको, जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के का जो पार्ट था उसमें मैंने ये सब आपको पढ़ाया था। ठीक है। जिसमें हमने रेफरेंस जो था जे एंड के का भी लिया था, और हमने जो बेसिक कंसेप्ट जो थे, जो इसके फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़े थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो रहता है, ये रहता है एमसीक्यूज का पार्ट। वहां पर भी मैंने एमसीक्यूज करवाए थे कुछ, अब यहाँ पर भी मैं आपको एमसीक्यूज और करवा रहा हूँ। ठीक है। जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। 15 एमसीक्यूज रहने वाले हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कल जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था। ठीक है। मॉक टेस्ट जो हुआ था हमारा कल संडे को। ठीक है। उसमें जिन जिन बच्चों ने जो जो परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, जो जो स्कोर रहा है आपका, वो कमेंट करके आप इस वीडियो में बताएं कि कैसा स्कोर रहा है। देखो, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो सीक्रेट स्टार्स हैं अब। ठीक है। वो क्लियर कर ही देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट से पता चल रहा है उनको कि उनको कितनी तैयारी रही है, या वो पूरे तरीके से तैयार है या नहीं है। ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं ये कहूंगा कि मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है। उसके बाद जो हमारी ई बुक्स है, ई बुक्स को डाउनलोड कर लो। ई बुक्स के साथ ही मॉक आपका आता है 149 का एक बंडल है पूरा। ठीक है। जिसमें आपके बहुत सारे पार्ट जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो 149 रुपये तो बहुत कम है, 149 ही देने हैं। आपने ऑनलाइन पेमेंट हो रही है तो 149 ही देने, 150 नहीं देने। ठीक है। तो 149 बहुत कम पैसे हैं। इतने पैसे आप रोज खर्च देते हो ड्रीम इलेवन पर, माई इलेवन सर्कल पर। ठीक है। ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ऑक्सीजन पार्टिकल्स आर देयर इन एवरी एटम ऑफ ओजोन। ओजोन के हर एक एटम में कितने ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं? तो आपने देखा होगा ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला है, दैट इज O3। ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि 3 ऑक्सीजन पार्टिकल्स उसमें होंगे। ठीक है। 3 इसका आंसर रहेगा। ओजोन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज 3 पार्टिकल्स इन एवरी एटम। हर एक एटम में 3 पार्टिकल्स रहेंगे। जो फॉर्मेशन होती है ओजोन की, वो बहुत स्लो होती है, बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। ओजोन गैस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक विद अ पावरफुल ऑडो। ठीक है। तो जो ये ओजोन गैस रहती है, ये टॉक्सिक रहती है, जहरीली होती है, और साथ में इसमें काफी गंदी स्मेल और डस्ट होती है। ठीक है। दिस टॉक्सिक गैस इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। और ये जो गैस है, ये हार्मफुल रहती है एनवायरनमेंट में, लेकिन ओजोन की जो लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। बुरी चीजें भी हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। वाई ओजोन विद इन द अपर इन्वायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अपर इन्वायरमेंट में जो आपकी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये सब जो आपकी लेयर्स जो हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, तो उसमें ओजोन का होना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। भी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सन की जितनी भी यूवी रेज जो हैं, ठीक है, उनसे बचाता है हमें। ठीक है। तो इसका ये आंसर रहेगा। जो ओजोन लेयर अपर एटमॉस्फेयर में है, वो क्या करती है, जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं, उनको ऑब्जर्व करती है और प्रिवेंट करती है इसको अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड विच यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स कॉज ओजोन लेयर डिप्रेशन। कौन सा कंपाउंड जो है, अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करेंगे, आपने देखा होगा गाड़ी में एक रेड कलर की बॉटल रहती है। ठीक है। वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसको आग बुझाने के काम आता है। अगर कहीं पर आग, भीषण आग लग जाती है, तो वहां उसको बुझाने के काम आता है। काज ओजोन लेयर डिप्लीशन। उस और उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है। ठीक है। तो उस कंपाउंड का नाम क्या है? ठीक है। तो हेलोन्स होते हैं वो कंपाउंड। ठीक है। तो ये ब्रोमाइड, फ्लोरोन्स और कार्बन्स के बने होते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू पुट आउट फायर्स। ठीक है। क्योंकि इसकी इनमें खासियत क्या होती है, जो फायर्स होती हैं उनको ये हटाती हैं। ठीक है। या कम कर देती हैं या बुझा देती हैं। ठीक है। दे आर यूज्ड इन fire extinguishers, although their manufacture and use is prohibited in many countries because of their ozone depleting action। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में जो उनका मैन्युफैक्चर है या यूज जो है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है कुछ कंट्रीज में, क्योंकि उससे ओजोन डिप्लीशन
हो सकता है। तो हेलोन्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ट्रीटी वाज साइंड इन 1987 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, 1987 रहेगा ये। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी 1987 में। तो आपने बहुत सारी अपनी जो एकेडमिक्स की क्लासेस हैं उसमें अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ी हैं तो आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका आंसर रहेगा। ठीक है, विच वॉज साइंड इन 1987 इज अ ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाज टू बी बैंड बाय द ईयर 2000। ठीक है, 2000 से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज है उसको भी बैन कर दिया। आफ्टर द विच द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू स्लोली रिकवर ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 50 साल में ये अब स्लोली रिकवर हो रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, विच इज द फर्स्ट प्लेस वेयर साइंटिस्ट फाउंड द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। कौन सी ऐसी जगह थी, ठीक है, जहां से पता चला था साइंटिस्ट को, या जहां पर पता चला साइंटिस्ट को कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, थिन हो रही है। तो इसका आंसर रहेगा एटमॉस्फेयर अबाव एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था वहां पर पता चला कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है या थिनिंग हो रही है। ठीक है, इन द अर्ली 1980s साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने खोज की थी इस चीज की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसीज? अभी मैंने बात की सीएफसीज की, मैंने फुल फॉर्म भी बता दी। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका आंसर रहेगा। फुल फॉर्म यही रहती है इसकी। 1970s में साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जिनको रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है और एरोजोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन इससे ओजोन लेयर जो है वो थ्रेटेंड है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? इनमें से कौन सा है जो रिजल्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन का? तो इसका आंसर रहेगा इंक्रीजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन लेयर से क्या हो रहा है, जितनी भी पॉजिटिव वेजिटेशन है और प्लैंकटन जो है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, हार्म हो रहा है। और इसके बाद साथ में नेचर की जो फूड चेन है, फूड चेन और फूड वेब पे भी इसका असर पड़ रहा है। और इसी की वजह से जो इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि वेजिटेशन में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रोकेमिकल वेस्ट? इनमें से कौन सा जो है वो एग्रोकेमिकल वेस्ट है? ठीक है, एग्रोकेमिकल वेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स इसका आंसर रहेगा। पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। ठीक है, जो कीटाणु वगैरह, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं जितने भी खेतों में, उनको मारने के लिए जो फसल बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि केमिकल्स हैं, केमिकल्स ऑलरेडी थ्रेट है। ठीक है, जिसमें आपके इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, हर्बिसाइड्स आते हैं, फंगिसाइड्स आते हैं, नेमेटिसाइड्स आते हैं, एंटीबायोटिक्स आते हैं और प्लांट हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई भी केमिकल जो है हार्म करता है इकोसिस्टम को, तो इसी को कहा जाता है एग्रोकेमिकल वेस्ट। अब ये जो बाकी के हैं, मोबाइल्स मोबाइल्स तो पता है, स्लज और स्क्रैप, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, when the government of India did pass the water prevention and control of pollution act। ठीक है, ये वही जीके जो JNK की जो हमने जीके पढ़ी थी। ठीक है, उसमें हमने जितने सारे एक्ट्स हैं ये सब के सब हमने पढ़े थे। ठीक है, मेरे ख्याल से 11 से 12 एक्ट्स थे, वो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो उनमें से एक है वाटर एक्ट। ठीक है, या वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो ये कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। एक कंप्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, जिससे जो पूरा का पूरा जो वाटर बॉडीज हैं या वाटर की बात करें, उसको मेंटेन या रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, बाय प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन ऑफ द वाटर। साथ साथ में जो वाटर का पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, एयर एक्ट है।
एयर एक्ट 2-3 बार हुए हैं। एयर एक्ट कब पास हुए थे, ठीक है। और 3 आपका रहेगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये कब कब लॉन्च हुए थे। एक जे का भी है, जे में भी एक लॉन्च हुआ था, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट जो नहीं करेगा वो अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कमेंट कर देना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा इनमें से कोई तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ऑप्शंस में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन में देखो, डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करेंगे क्या उससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी? नहीं। रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या इससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगी? नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। इन ऑप्शंस में से यही एक जो है वो सही आंसर है, ठीक है। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल का यूज जो है उसको रिड्यूस करेंगे तभी तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कंट्रोल होगी या कम होगी, ठीक है। आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक फिनोमिना है, ठीक है, जो तब ऑकर होता है जब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, अर्थ के टेम्परेचर में एज अ होल देखा जाए तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और ठीक है, और बहुत सारी चेंजेस आती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स का यूज अगर हम कम करेंगे तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्लाइमेट चेंज देख लो, क्लाइमेट चेंज एक अलग से कंसर्न है, लेकिन ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, ठीक है। आप देखो, गर्मियां सर्दियां जो हैं इनका पता नहीं चल रहा है आजकल, ये इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। मैंने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, बार बार डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज डीऑक्सीजनेटेड ड्यू टू एल्गल ग्रोथ? एल्गल ग्रोथ की वजह से जो जो वाटर है वो अगर डीऑक्सीजनेट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा? क्या उससे इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिशेस? नहीं होगा। डीऑक्सीजनेट हुआ, फिशेस जो है वो कैसे रेस्पायर करेंगी, ठीक है। और क्या एक्वेटिक प्लांट्स बढ़ेंगे? नहीं, ठीक है। यूट्रोफिकेशन होगी? नहीं। डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो मरने शुरू हो जाएंगे। Excessive richness of nutrients in water body leads to the acceleration of the growth of algae। अगर ज्यादा रिचनेस होगी न्यूट्रिएंट्स में किसी भी वाटर बॉडी में तो उससे एल्गी का ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाता है, तेजी से हो जाता है, ठीक है। एंड द नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक, ठीक है, और उससे नेचुरल एजिंग जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है लेक की। इस ग्रोथ की वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है, और उसके बाद जो भी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स ही नहीं, यहाँ पर प्लांट्स भी जो है, प्लांट्स भी मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कंट्रीब्यूट्स हैवीली टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो प्लास्टिक जहां पर दिखा वहां पर टिक मार दो, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, ठीक है। इसमें जो आपका प्लास्टिक जो है वो रहता है जो रिसाइकल्ड नहीं होगा, ठीक है। और प्लास्टिक जो है वो सेंचुरीज टू डिग्रेड, ठीक है, ये बहुत देर लगाता है डिग्रेड होने में, ठीक है। दिस प्लास्टिक में एंटर इनटू वाटर बॉडीज एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ, और ये अगर वाटर बॉडीज में एंटर हो गया तो ये हार्म कर सकता है एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है। एसिड रेन इज फॉर्म ड्यू टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस। कौन सी पेयर ऑफ गैसेस से एसिड रेन जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर रहेगा, ठीक है। एसिड रेन जो है मीथेन, ये गलत क्यों बताया हुआ है इन्होंने, इसका आंसर ये रहेगा मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर रहेगा। ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है इसका आंसर, क्योंकि आपने देखा होगा H2SO4 वगैरह जो है, नॉक्स और सॉक्स, ठीक है, ये दो तरीके की कंपाउंड्स होते हैं एसिड रेन के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर नहीं है। ये अगर आंसर ऐसा होता भी, ये गलत बना दिया थोड़ा, ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड इसका आंसर रहता, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसके लिए आप यहाँ पर एक और ऑप्शन डाल दो, इसका रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड और आपका सल्फर
डाइऑक्साइड, ठीक है, या सल्फर ऑक्साइड जितने भी हैं, ठीक है। और साथ में जो मीथेन है, मीथेन भी रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए, लेकिन मीथेन उस उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितनी ये बाकी के ऑक्साइड्स जो हैं, जो मैंने बताया, ठीक है। द कंसेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज हाईएस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फिफ्थ क्लास में आता है, ठीक है। फिफ्थ क्लास के बच्चों को पता होता है कि कौन सी गैस का कंसेंट्रेशन हमारी एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में है एनवायरनमेंट में, जो कंट्रीब्यूट करती है, कंसिस्ट करती है 71% ऑफ द एनवायरमेंटल गैसेस। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है आपके एटमॉस्फेयर में, और CO2 की परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये आपने कमेंट करके बताना है। और साथ में एक और चीज, हाँ, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है, जो सच में अवेलेबल है फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। फ्रेश वाटर जो है वो है 2.5%, कुछ इस तरीके से, इतना है, 2.5% है जो फ्रेश वाटर है, लेकिन उसमें से भी कुछ पार्ट है जो अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए। बाकी का जो पार्ट है वो आपके ग्लेशियर्स वगैरह जो है, ग्लेशियर्स, या जो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है, वहां पर है, जो अभी हमारा एक्सेस नहीं है जहां पर, ठीक है। तो जो अवेलेबल है उसकी परसेंटेज आपने बतानी है कितनी है, ठीक है। The increase in the concentration of CO2 in our environment in last 50 years since 1960 is about, जो CO2 की जो कंसेंट्रेशन है हमारे इन्वायरमेंट में इन लास्ट 50 इयर्स, मतलब 1960 से लेकर अभी तक कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 14%, 14% इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट के 50 सालों में मतलब 1960 से अभी तक 14% जो है CO2 में इंक्रीमेंट हुआ है, CO2 में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एस्पिरेंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप, ये मेरी मेल है, ये मेरी फीमेल मेरा नंबर है, ठीक है। इस पे आके आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो या कॉल भी कर सकते हो, अभी आपके लिए कॉल्स ओपन है क्योंकि एग्जाम सर पे है, तो आप कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोई क्वारीज होंगी आपकी तो आप पूछ सकते हो। हमारे मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। आप देख रहे हो कि डेली मॉक टेस्ट होते हैं, जो ऑनलाइन हमारे यूट्यूब पे जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज को देखो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि जो आपको नहीं आता होगा, तो मे भी हो सकता है कि जो एमसीक्यू से कवर हो जाए, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन हैं तो आप पर्सनली मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो और मेहनत करो। बाय बाय।